उस टीनेज इयर्स में तो दैट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट। तो लम्हा, क्योंकि फर्स्ट क्रश तो वो क्रश ही हो गया दिल पे। नहीं, वो भले क्रश हो जाए सर, लेकिन दिल पे छाप छोड़ के ही जाता है। दिल पे अच्छी छाप छोड़ के। मैं आज भी याद रखे हैं आप? हाँ, बिल्कुल याद रखे। तो बात करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत नहीं है, और लैंग्वेज एक बैरियर और भी हो सकता है। लेकिन महादेवन बड़ा डेयर डेविल, और वो समझता था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। मैंने कहा कि यार पीवी, तू ही एकमात्र हमारे तरफ से बातें कर सकता है। तो पीवी बड़ा अपने मचकते हुए चेहरे को लेके उनके पास जाके अंग्रेजी में कुछ बोल गया। गाइडेंस भी मिलती थी, और उस टाइम भी थोड़ी बहुत खराब रैगिंग भी होती थी। ओके, बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ टॉलरेबल। लेकिन अब रैगिंग एकदम बंद हो गई। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हाँ, कि सीनियर्स और जूनियर्स में कोऑर्डिनेशन बने, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, गाइड बन जाते हैं। और रैगिंग एकदम बंद करने से तो इसको एक लिमिटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं अपने पूर्वज से ही कह सकते हैं। प्रणाम सर। सर बताएं, अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम है अशोक अग्रवाल, मैं शांति निकेतन का रहने वाला हूँ। आपने शांति निकेतन का नाम सुना है क्या? हाँ सर। वहाँ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी शुरू की थी, जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती के नाम से परिचित है। तो वहीं रहते हैं सर? मैं वहीं रहता हूँ, और वाकई में नाम जो है जैसा है, जगह भी ऐसी है, बड़ी शांति का वातावरण है वहाँ पर। तो अभी वहीं रहना हो रहा है? वहीं रहना हो रहा है। सर, इस यहाँ का जुड़ाव का परिचय बताइए। यहाँ का जुड़ाव तो बहुत पुराना है, 50 साल हो गया। ऑलमोस्ट हम जुरासिक पार्क एज के हो गए हैं। ओके। मतलब 50 साल पहले हम यहाँ से पास करके निकले हैं। 1967 में हमने यहाँ पर दाखिला लिया था। मतलब बेंको इंजीनियरिंग, मतलब बेंको कॉलेज था, बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें एज ए स्टूडेंट। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके हमने 1972 में यहाँ से पास आउट किया। तो काफ़ी पुराना लगाव है, और मैं समझता हूँ कि वो 5 साल अपने ज़िंदगी का सबसे सुहावना दौर था। सर, जब आप यहाँ थे तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या हालचाल था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हालचाल आज के दिन में और उन दिनों का, जो सबसे पहले मुझे नज़र आया कि उन दिनों में हॉस्टल के बाहर या हॉस्टल के अंदर साइकिलों की तादाद रहा करती थी। अब वहाँ पर मोटरसाइकिल, मतलब इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दूसरा, लड़कियों को देखने के लिए उन दिनों हम तरस जाते थे। हाँ। वीमेंस हॉस्टल में जाना मना था, और वहाँ से लड़कियाँ सिर्फ वो आर्ट्स कॉलेज में या मतलब वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में ही आती थी और वहीं से चली जाती थी। तो यहाँ पर लड़के जो है कभी दर्शन ही नहीं होता था। और भी मैकेनिकल में तो सर हमारे यहाँ पर मैकेनिकल में और भी कम। तो हमारे यहाँ पर 2 ही समझ लीजिए लड़कियाँ एडमिशन ली थी हमारे साथ। 800 लोगों में। राइट। 2 लड़कियाँ। कैसे बर्दाश्त हुआ? तो उनके चाहने वाले आप समझ सकते हैं कि कितने थे। बट दे आर वेरी गुड। एटलीस्ट one of them immediately left. Right. She left. The other one, she did her graduation from here in electrical engineering. और वो आपको सुन के जान के खुशी होगी कि वो टिस्को की फर्स्ट लेडी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी थी। ओह, क्या बात है सर। सर, उस समय का कुछ प्रचलित कोट बताइए तो, जो बच्चों में, मतलब आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तो कहते रहते होंगे। ज़िंदगी बहुत इजी थी। किस तरह से मैं आपको बताऊं। हम देखिए, घर से मुझे 200 रुपया कुल मिलता था महीने का। ओके। उसी में अपना समझ लीजिए सबसे बड़ा खर्चा था अपना मेस का, जो कि हम लोग खुद ही चलाते थे। तो मेस का खर्चा समझ लीजिए जब 90 रुपीज़ था शुरू की तरफ, फर्स्ट ईयर में जब आए, जब हम लोग फाइनल ईयर में निकले करीब 120 मेस का खर्चा हुआ करता था। अच्छा। और 12 रुपया ऐसा कुछ मेरे ख्याल से अपनी फीस थी। जस्ट 12 रुपीज़ जस्ट मेस। अच्छा, ये 120 रुपीज़ पर मंथ था क्या मेस का चार्ज? वो 72 में।
और जब हम 67 में आए थे इट वाज अराउंड 90 रुपीज मेस चार्जेस। लेकिन फीस जो है 12 रुपया फीस ईयरली। हाँ तो आप सोचिए कि हम लोग के लिए कितना आसान था। एजुकेशन जो है बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही, और ऐसी यूनिवर्सिटी तो, और यहाँ से अगर सारनाथ भी जाना था तो हम लोग साइकिल उठाते और चल पड़ते। सर उस समय जब आप लोग जैसे एक दूसरे को पिंच करते होंगे, चिढ़ाते होंगे, जैसे होता हो ना कोर्ट्स, क्यों जी कुछ जैसे कुछ भी यूज होता था उस समय, जैसे उस समय थोड़ा सा किसी दूसरे को मतलब खींचा तानी के, तो क्या कोर्ट्स यूज होते थे सर? मैं आपका नाम बता दूं? बिल्कुल बताइए। इनका नाम था हॉर्सी। हॉर्स से घोड़ा होता है ना, हाँ। ये हॉर्सी थे। ओके। मैं सुराही से उठा के यूं ही पानी पी जाता था। अच्छा, ऊपर तो आवाज आती थी जैसे कोई घोड़ा पानी पी रहा हो। तो उसका मेरा नाम जैसे हो गया हॉर्सी। तो किसी का नाम फत्तू, मतलब किसी का सत्तू। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों ही गुजर गए। लेकिन इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का कमेंट्स जो है वो दिस वाज लाइक्ड बाय द गर्ल्स। अच्छा, लड़कियों में तो काफी वांटेड रहते होंगे आप लोग। एग्जैक्टली। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के कोई लड़कियों को कमेंट करते थे तो उस पर कभी वो इरिटेट नहीं होते। दे वर ऑलवेज स्माइलिंग फेस। मेरी किस्मत में तो ऐसा नहीं है। ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं? इनको ये फील होता था कि वो लाइक करते। सर कुछ वैसा लम्हा बताइए बीएचयू का जो भुलाए नहीं भूलता है। वाइफ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा। हाँ बोलिए। अपना इंट्रोडक्शन बदल। हाँ, तो मेरा नाम है प्रमिल कुमार और मैं भी 72 बैच का मैकेनिकल से मैंने किया है। और 2 साल रुड़की के बाद आई एम सेटल्ड इन कैलिफोर्निया नाउ। तो मुझको पूरे 48 साल से मैं बाहर ही रहता हूँ। पर बीएचयू का जो प्रेम है वो मुझको, आई कम टू इंडिया एवरी ईयर। ग्रेट सर। तो हम लोग का जो बैच है वी हैव अ गेट टुगेदर एवरी ईयर। नाइस। अभी 2 साल पहले बोलपुर में था बिफोर कोविड, उससे पहले लखनऊ में था, उससे पहले फिर बनारस में था। तो 30 से 40 कपल्स जो हैं डाई हार्ट, 5-6 बदल जाते हैं पर बाकी लोग जो हैं वो रेगुलर आते हैं। तो वो प्रेम भाव जो है परमानेंट है। तो हमारे अलावा स्पाउसेज में भी वो प्रेम पैदा हो गया, क्योंकि स्पाउस सब आती हैं तो वो साथ रहती है। तो दे आर ऑल एज एक्साइटेड एज वी आर टू कम बैक टू बनारस। तो सर वो चीज बताइए ना जो भुलाए नहीं भूलती है। धर्मपत्नी जी नहीं है अभी। नहीं। तो ये लड़कियों की बात कर रहे थे तो हमने said this to anybody yet? नहीं, मैं बताता हूँ ना फिर। सर पहले रुक। तो मैं आई वॉज गुड इन आर्ट्स। राइट। तो पहले हमने 4th-5th ईयर में आई जॉइन द आर्ट्स कॉलेज, कुछ क्लासेस ली थी। पेंटिंग का क्या था? हाँ, ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग। तो वहाँ एक मुलाकात हुई थी। पर उस टाइम छोटे होते थे और कुछ डबल माइंडेड होते थे, बट अच्छा लगता था साथ होना। है? साथ होना अच्छा लगता था। हाँ, साथ होना। यू आर रेडी टू उस टीनेज इयर्स में तो दैट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट। तो लम्हा, क्योंकि फर्स्ट क्रश तो हाँ वो दिल क्रश पे, ही हो गया। दिल पे नहीं, वो भले क्रश हो जाए सर, लेकिन दिल पे छाप छोड़ के ही जाता हाँ, है। दिल पे अच्छी छाप छोड़ती है। नहीं, आज भी याद रखे हैं आप? हाँ, बिल्कुल याद रखें। सर घाट पे तो जाते होंगे कभी घूमने? घाट पे यार हम लोग पढ़ने वढ़ने वाले थे, ये इनकी तरह नहीं थे। ये अच्छा, वो सबसे उधर। हाँ घाट पे तो साल 2 साल में 1 बार चले गए। मतलब अभी के बच्चों की तरह आप लोगों ने मस्ती नहीं की? मैं अक्सर दशाश्वमेध घाट में जाता था और एक छोटी सी कश्ती उठाता था। वो 35 पैसा, ये 6 आना लेता था। 6 आना। तो 6 आना में मैं उसको रोइंग करके मणिकर्णिका तक गया। खुद ही सर? खुद ही। वो नहीं, मतलब मल्लाह की जरूरत नहीं। मल्लाह की जरूरत नहीं है, खुद ही मैं रोइंग करना पसंद करता था। तो मैं वो राइट। तो मणिकर्णिका तक गया और वहाँ से फिर घुमा के कश्ती लाके
छोड़ दिया। तो सर कभी कश्ती पे कोई वैसा मतलब सवार नहीं हुआ? नहीं, अच्छा। इट वाज अ रेगुलर एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग एंड आई यूज्ड टू लाइक रोइंग। मतलब किसी को आपने परमिशन नहीं दिया या सभी किनारे ही रह गए? मौका ही नहीं था। नहीं, मेरी बात है सर कि कोई ऐसा भी हो ना जो पसंद आपको करता हो, कि ऐसा दिलेर लड़का जो देखा नहीं, जो बिना मल्हार के अपनी कश्ती को एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे से फिर पहले किनारे पे, तो उस पे सवार आपके साथ कोई होने का जहमत नहीं उठाया? उस समय के समकालीन लोग सोचे इस वीडियो को देखकर। ऐसा भी था कि घोड़े भी थे पर घोड़ियां कम थी। क्या बात है सर, उस समय के बताए आपको, हम लोग के टाइम में जो ये बात हो रही है लड़के लड़कियों की मिक्सिंग की, तो ऐसा हुआ कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और 2-4 स्टूडेंट्स इसके मैनेजमेंट के, तो हम लोग ने एक रोटरैक्ट ग्रुप बनाया। ओके। उसके अंदर हम लोग ने मेडिकल कॉलेज से लड़कियां ली, वाह, उन्होंने ज्वाइन किया, तो हाँ। एक हम लोग का छोटा सा ग्रुप बन गया आपस का। तो वो रोटरैक्ट क्लब अब पता नहीं है कि नहीं है, मगर वो हम लोग के टाइम में तो 4 साल खूब चला वो। रोटरी क्लब नाम था क्या सर? रोटरैक्ट यंगर जनरेशन वाला जो होता है रोटरैक्ट बच्चों वाला। किसी से शेयर नहीं किया था इन्होंने सर, इनका अपना प्राइवेट ग्रुप इसने बताया भी नहीं कि ऐसा बताइए सर, ये तो हाईजैक हो गया। इन्होंने एक अलग ही सर, आपने मतलब सिस्टम में ही हाईजैक उसी समय बिना बताए। नहीं, डॉक्टर के शिवाली भी आए थे हमारे उसमें। अच्छा। इनॉग्रेशन में हम लोग। सर उस समय के प्रेमी जोड़ों को में क्या खास बात रहती थी? आप लोग देखते होंगे तो। समय क्या होता था, हम लोग वी वर कंट्रोल्ड बाय आवर पेरेंट्स, राइट। सो इस टाइप का मिक्सिंग समझ नहीं आता था ठीक है नहीं है। जो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होते थे वो मिक्सिंग कर लेते थे। हम लोग को थोड़ा घर से भय भी लगता था कि भाई ये गलत काम हो रहा है, और पता नहीं बात करेंगे क्या बोलेगी क्या नहीं, क्या बोले। वो तो आज भी रहता है सर, लेकिन अब तो बहुत बड़े मतलब कई प्लेटफॉर्म्स हैं सर, ठीक है, कई क्लब हैं हर। एक किस्सा आपको बताऊं, ये याद अभी तक मुझे है। हमारे क्लास में एक साउथ इंडियन तमिल लड़का था, चेन्नई का। उसका नाम था परतुईरे वैद्यनाथन महादेवन, टीवी महादेवन। और वो अपनी तमिल एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता था। तो एक दफ़े क्या हुआ कि हम सारनाथ गए घूमने के लिए, और वहाँ पर लॉन में हम बैठे हुए थे 4-5, उसमें टीवी महादेवन भी था। तो अचानक नज़र आई कि एक अमेरिकन या मतलब विदेशी कुछ टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए हैं, और उनके पिता माता के साथ एक यंग लड़की भी है। तो लड़की बड़ी उन दिनों में सब खूबसूरत नज़र आती थी। तो बात करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत नहीं है, और लैंग्वेज एक बैरियर और भी हो सकता है। लेकिन महादेवन बड़ा डेयर डेविल, और वो समझता था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूँ। मैंने कहा कि यार टीवी, तू ही एकमात्र हमारे तरफ से बातें कर सकता है। तो टीवी बड़ा मतलब अपने मचकते हुए चेहरे को लेके उनके पास जाके अंग्रेजी में कुछ बोल गया, काफ़ी कुछ। और हमें जब हंसी छूटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वुड यू काइंडली स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। तब आप लोगों की हंसी जो है अंदर से सर, उस समय से लेकर अभी तक शैक्षिक व्यवस्था जो एजुकेशनल सिस्टम है, क्या चीज़ का? एजुकेशनल सिस्टम, उसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। उसको किस तरीके से देखते हो सर आप लोग? मैं तो ऑलवेज समझता हूँ कि वॉट एवर चेंज हैज ऑकर्ड इज फॉर द गुड, पॉजिटिव। यस, बिकॉज हम लोग 2 दिन पहले इंटरेक्ट कर रहे थे यहाँ पर स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन के साथ, और उन्होंने डिटेल्स में बताया कि व्हाट आर द चेंजेस। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें अच्छी लगी कि शोध की तरफ, रिसर्च की तरफ अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई। सर एक चीज़ है कि शोध को लेकर, मतलब स्पेशली मैं PhD किया हूँ, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि सर जो स्पार्क
अंडर ग्रेजुएट में होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वैसे तैयार होना चाहिए कि जो उस स्पार्क कैंडिडेट को थोड़ा सा सेपरेट करें, जिनमें एक हट के करने की, जैसे आप में सर काफ़ी हट के करने की उन्मुक्तता देखा मैं अपने समकालीन, क्योंकि बहुत आज के समय में कोई डेयर नहीं रखता सर कि वो अकेले जो है चप्पू चला कर। और स्विमिंग नहीं आती है। हाँ, अच्छा आपको स्विमिंग नहीं आती है, दैट्स ग्रेट। मतलब रोइंग हॉबी थी, इनकी हॉबी रोइंग थी, तो ही फॉन्ड ऑफ हॉबी रोइंग करते थे। अच्छा सर, अपने जीवन के कुछ वैसे एक्सपीरियंस बताइए आप लोग, जिसको हमारे थ्रू, हमारे मतलब चैनल के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट देखे, ठीक है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि किस तरीके से हमें ग्रो करना है कि हम एक परफेक्ट लाइफ जी सकें। मैं इस बारे में एक पहले तो देयर इज एन एडेज इन इंग्लिश, इफ यू हैव ए ड्रीम, ये यूनिवर्सल लॉ है, इफ यू हैव ए ड्रीम द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम रियल। अगर आपके अंदर एक सपना है तो पूरी कायनात उस सपने को पूरा करने पे जुट जाएगी, क्योंकि एवरी ड्रीम इज बोर्न एट द कोर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो इसको लेके मेरे जिंदगी में 3 ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर आई हैव हैड ए ड्रीम एंड ऑल द ड्रीम्स came into fruition in spite of all the odds against it. मतलब there was practically no chance of any of the dreams getting fulfilled and yet they did. तो उसमें एक घटना मैं बताता हूँ। मैं रोटरी में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, रोटरी वॉल्ड में मैं पास्ट रोटरी गवर्नर रह चुका हूँ 3240 डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें 9 स्टेट हैं, अपने नॉर्थ ईस्टर्न सारे 7 स्टेट, सिक्किम एंड पार्ट ऑफ बंगाल। तो जब हम गवर्नर बनते हैं तो एक ट्रेनिंग होती है। उन दिनों में वो ट्रेनिंग सैन डिएगो में हुआ करती थी, जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से सारे गवर्नर आएंगे और ट्रेंड होंगे फॉर 7 डेज। तो जब गवर्नर में नॉमिनेटेड हुआ तो दिमाग में ये आया कि व्हाट वुड बी माय गिफ्ट फॉर द ईयर, एक साल का जो मैं गवर्नर बनूंगा, व्हाट वुड बी माय लेगेसी, व्हाट शुड आई लीव बिहाइंड। तो मैंने ये कई दोस्तों के साथ बात करने के बाद ये ठाना कि 100 बच्चों का कॉन्जेनिटली डिफेक्टिव अगर हार्ट है, उनका ऑपरेशन फिर फ्री में करवाना है। ओके, ये मेरा टारगेटेड एक गोल, एक एम हो गया। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। लेकिन इसके लिए हमको एक इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए। रोटरी का जो सिस्टम है उसमें अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए। इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढना आपका काम है, which at times is difficult। तो मैं यहाँ से गया सैन डिएगो में और 7 दिन की ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग तो दिन भर हो रही है, सवेरे 8 से रात के 8 बजे तक, लेकिन मेरा दिमाग एक ही तरफ दौड़ रहा है कि पार्टनर कहाँ से मिले। सो आई हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स टू वेरियस अदर गवर्नर्स, आई हैव बीन टॉकिंग टू वेरियस पीपल कि आप हमारे पार्टनर बनेंगे नहीं बनेंगे। ब्रेकआउट सेशन के बीच में कोई नहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से आ रहा है। और 7 दिन की ट्रेनिंग, 4 दिन तो यूं ही निकल गया। 5th डे में देयर वाज ए प्रोजेक्ट फेयर, उसमें सारे पार्टनर्स मीट करेंगे जिनका प्रोजेक्ट जो है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, 6 अपनी एरिया ऑफ फोकस है, तो उसमें एरिया ऑफ फोकस के हिसाब से यहाँ लेवल पे उसी का एक डायग्राम लगा के रखना है। तो मेरा एक स्टेथोस्कोप लगाया हुआ था क्योंकि मेरा एरिया ऑफ फोकस जो है वो आपका हेल्थ लेके था। तो उसमें एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि क्या है आपका प्रोजेक्ट, लेकिन वो था साउथ कोरिया से। ओके। और उसको अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है। तो मैं सोचा कि यार इतने दिन बाद एक बंदा मिला
जो थोड़ा इंटरेस्ट लिया अपने प्रोजेक्ट में, अब लैंग्वेज आड़े आ गई। अब देखिए आप, कमाल, ऑल ऑन ए सडन ए लेडी अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर एंड उन्होंने कहा कि सर कैन आई हेल्प यू। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो मैम वेदर यू कैन हेल्प मी और नॉट, आई नीड ए कोरियन इंग्लिश ट्रांसलेटर। शी सेड आई एम वन। Okay. And she translated all the questions. My friend Hong was his name. He was a doctor from South Korea, Busan. And whatever questions he had, she answered, replied in Korean language. And Hong said that let me get back to my friends and I'll let you know tomorrow. तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट डे जब हम लिफ्ट से ब्रेकफास्ट के लिए उतर रहे हैं तो देखा कि होंग ऊपर से उसी लिफ्ट में है। Okay. भरी हुई थी खचाखच लिफ्ट, वो पुणे में था, वहीं से अपना अंगूठा दिखा के बोला इट्स डन। सो वी डिड दैट हार्ट प्रोजेक्ट विद द कोरियन डिस्ट्रिक्ट। उसमें हम लोगों ने 56 सर्जरी किया। Okay. उसी कोरियन डिस्ट्रिक्ट में मैं फिर वहाँ पर एक बच्चे का ऑपरेशन जिनको करवाया था उसका वीडियो बना के लेके गया एट द इनविटेशन ऑफ होंग। उसके कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट किया कोरियन लैंग्वेज में एंड वी गॉट अनदर $80,000। विद दैट वी कुड डू अनदर 66 सर्जरीज। सो दिस इज हाउ द ड्रीम केम ट्रू। तो जो अनुज हैं, जो अभी पढ़ने वाले हैं सब, उनके लिए सफलता का एक अच्छा एग्जाम्पल बताया आपने कि किस तरीके से वो बांध के रखें। ड्रीम को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड इट हैज टू बी फोकस्ड ड्रीम। अच्छा सर, आप में से कोई गीत गाता होगा अपने समय में? ये जो बोले हैं थोड़ा सा मैं उसको एलैबोरेट करूं। आई डोंट वांट टू बोर एवरीबॉडी। तो आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु गिव्स यू एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, एंड यू नो इट डजंट हैव टू बी योर पेरेंट्स, एनीबॉडी। तो आप लाइफ लॉन्ग उसको पकड़ के रखिए और जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं उनसे आप दूर भागिए। तो चाहे लाइफ टिल यू डाई, कीप दैट वन मोटो, मेक श्योर कि आप उन्हीं के साथ सराउंड हैं, सराउंडेड बाय पॉजिटिव। तो आप देखिएगा कि लाइफ में यू कैन अचीव एनीथिंग यू लाइक। अब जैसे ये बोले कि वो 3 हादसे हुए, व्हाट आई कॉल इज मिरेकल्स इन लाइफ। तो मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ उनको। तो सब लाइफ में सबके साथ होते, मिरेकल सबके साथ होते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव वाइब्स हैं तो आप उनको पकड़ के यू कैन रिकग्नाइज दोज ब्लेसिंग्स। आपको कोई सरप्राइज नहीं होता लाइफ में, क्योंकि यू नो इट्स गोना हैपन। तो देयर इज फ्री एनर्जी इन द यूनिवर्स, पॉजिटिव वाइब्स है बच्चों। तो यू कैन जस्ट हैंग ऑन, थ्रो योर हैंगर एंड यूज दैट एनर्जी टू मेक योर ड्रीम कम आउट। और अगर आप दूसरी साइड में हैं तो आपको ना वो एनर्जी दिखाई देती है, ना आपको कभी वाइब्स मिलती है। यू जस्ट लेकिन सर आज के समय में जो लेवल ऑफ एडिक्शन बढ़ गया है, उसके चलते कई लोग नेचुरल नहीं रह पा रहे हैं। जो आप कह रहे हो वो एकदम, अगर आप नेचुरल रहें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब्स विल प्ले ए रोल, और एक इंडिकेशन होता है कि ओह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सर अभी के समय में मैं देख रहा हूँ कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें लोग काफ़ी ड्रिंकर हो गए हैं और बहुत सिचुएशन सर ख़राब है। इनफैक्ट मैं IIT BHU में तो उतना नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे सर एक कल्चरल मिक्सिंग है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक मतलब जैसे कई अच्छे बच्चे हैं यहाँ के जिनके भाई बहन जो हैं दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो एक डर बना रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ एकदम सेपरेट IITs है वहाँ पे सर सिचुएशन बहुत अलग है। खैर आप मुझे तो बाहर हुए अब 48-50 साल हो गए, पर मैं आपकी बात से थोड़ा कम सहमत हूँ। ओके। इसलिए कि बच्चे जो वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं वो गलत
उसमें से आप अच्छाई लीजिए। राइट। तो ये जो ड्रिंकिंग और ये सब जो है वो तो इस ऑल पूरे वर्ल्ड में ही वो ही है। अगेन मैं फिर वाइफ के पॉजिटिव उस पर जाता हूँ। तो आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे अगर, क्योंकि आपको जो एनर्जी देने वाले हैं वो आपके साथ नहीं रहेंगे। राइट। इफ़ यू गॉट इनटू बैड हैबिट्स, तो आपकी हैबिट्स वही सुधार सकते हैं जो आपको अच्छी वाइब्स दे रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल सही। सर आप बताओ, कुछ खास बताओ अपने समय की यादों में। ये तो माशाअल्लाह, ये तो आप किताब लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक आपने पूछा और मैं आई एम नॉट प्रिपेयर ऑल्सो। खास उस टाइम जो रैगिंग होती थी ना, वी यूज्ड टू एंजॉय 90% ऑफ द टाइम। ओके। दैट्स माय एक्सपीरियंस। और उससे दोस्ती भी होती थी, प्यार मोहब्बत, सीनियर से गाइडेंस भी मिलती थी। और उस टाइम भी थोड़ी बहुत खराब रैगिंग भी होती थी। ओके। बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ टॉलरेबल। लेकिन अब रैगिंग एकदम बंद हो गई। एक ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हाँ, कि सीनियर्स और जूनियर्स में कोऑर्डिनेशन बने, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, गाइड बन जाते हैं। और रैगिंग एकदम बंद करने से तो इसको एक लिमिटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। होना चाहिए एटलीस्ट। इसके लिए सर सरकार को भी सोचना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को भी, कि वो किस तरीके से। ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है। एक्सट्रीम में यदि नहीं जाए, इंट्रोडक्शन है, आप किसी में तुम गाना गाओ, तुम एक्टिंग करके दिखाओ, बिल्कुल तुम कुछ सुनाओ, तुम्हारे में क्या हुनर है वो तुम बताओ। तो किसी का हुनर है, एक बार मेरे से रैगिंग में पूछा कि तुम क्या एथलेटिक्स में हो। मैं दौड़ता हूँ 100 मीटर का, 100 यार्ड्स, उस टाइम तो 100 यार्ड्स था, 100 यार्ड्स 200 यार्ड्स दौड़ता हूँ। तो उसने मेरे को गाइड किया। और सर अंदर से कई बच्चों के अंदर जो झिझक होती है ना, राइट, उसको वो ओपन नहीं कर पाते। कई लड़के सर आप लोग के आपके बैच के होंगे जो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाए होंगे। सर एक बात बोलने के आपने ऐसी बात पूछ ली। हमारी क्लास में एक ही लड़की थी। हाँ हाँ, अभी पता चला था। सुंदर भी थी। तो सब उसे बात करना चाहते थे, लेकिन सब अपने दायरे में रहते थे। कोई बात मतलब इतना गलत नहीं और इम्प्रेशर खुल के कोई बात भी नहीं करता था। सर आप लोग में से मतलब एक अलग तरीके का सवाल। That girl responds to everybody. ओके। वो इतनी, और जो कोई भी बात करता था तो वो उससे अच्छी तरह से बात होती थी। सर एक चीज बताइए। एक बात और मैं बोलना हाँ चाहूँगा। सर। उसने अब हमको बताया, वो इतनी बोल्ड और स्पोर्टिंग है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो व्हाट्सएप में हमारी बातें होती हैं। उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में लेडीज टॉयलेट भी था। ओहो। ये हम लोगों को अब पता चला। वो विमेंस हॉस्टल में रहते थे, विमेंस हॉस्टल से आके वहीं जाते। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट वाज। अभी तो सर रिसेंटली एक डेवलपमेंट बताऊं कि जो सर अभी वाइस चांसलर हैं हमारे यहाँ के जैन सर, उन्होंने अभी आते आते उन्होंने 2-3 काम कराए। उसमें ये काम बहुत इम्पोर्टेंट था कि लेडीज़ टॉयलेट बनवाया। क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो IIT कानपुर में भी रहे, IIT गांधीनगर के, वो मतलब एक तरीके से उनको उस पेड़ को लगाया। ठीक है, बढ़ाया। 2 टर्म वहाँ के। हाँ, 2 टर्म के थे। हाँ, तो सर सुधीर जैन सर ने मतलब हमें लगता है कि विदिन ए वीक और 2 वीक लेडीज़ टॉयलेट बनवाया। और एक जगह पे उन्होंने बोला भी कि हमने कुछ एहतियातन वैसे काम किए। और सर उनका मतलब उनकी सोच और पुराने जितने वाइस चांसलर हैं उनकी सोच में बड़ा अंतर दिखता है। और होप सो कि मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक नया डायरेक्शन भी मिले। वो इंजीनियर है, इंजीनियर लोग अकलमंद होते हैं। क्या बात है। सर आप कुछ कहना चाहोगे? नाम पूछिए सर, नाम बताएं अपना। कहाँ से हैं आप? मनमोहन गुप्ता, 72, बीटेक मैकेनिकल, बनारस में ही है। सारी ज़िंदगी बनारस में रहे। उस समय पास होने के बाद 300-400 रुपए की नौकरी लगती थी। पिताजी ने कहा चलो 1000 रुपये हम ही देंगे, मेरा धंधा संभालो। तो यहीं पे हैं, खुश हैं, जिंदगी जी रहे हैं। हाँ।
सर रो नहीं रहे हैं, बहुत खुश जिंदगी जी रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ। जी रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही। सर मेरा ये कहना था, क्योंकि आप तो बहुत करीब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, उस समय और अब के में क्या बदलाव दिख रहा है सर, जरा हमें बताइए। बच्चों में कुछ बदलाव खास तो ये है कि बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हर स्ट्रीम में लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। इंजीनियरिंग में तो बहुत ही ज़्यादा है। अब तो सर 2-3 साल पहले 15% का कोटा भी लग गया है, मतलब वीमेन लड़कियों के लिए। तो कोटा से ज़्यादा ही लड़कियां हर सब है। 15% क्या, मेरे ख्याल से 35% 30% लड़कियां हर सब्जेक्ट में हैं। हाँ, ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और बाकी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग के समय से सुधार बहुत हुआ, लेकिन दुनिया में उससे ज़्यादा सुधार हो गया, तो हम अभी भी थोड़े पीछे ही हैं। मतलब हम लोग सुधरते हैं धीरे धीरे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लेकिन एनफ नहीं सुधर। क्या बात। यहाँ पे अभी आप द रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ये सुनते थे कि जो प्रोफेसर हैं, स्टाफ है, सब पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं। जो वाइस चांसलर जिस सेक्ट का होता है उस सेक्ट के लोगों को रखता है। तो उस समय था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी है, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड बनते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 साल में फर्क दिखेगा और हमारा IIT भी जो है और लोगों के मुकाबले और IIT से टक्कर लेगा। और वैसे प्लेसमेंट में जहाँ तक है, देखो भाई पढ़ता आदमी नौकरी पाने के लिए, प्लेसमेंट में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। नहीं सर, और IIT BHU के जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, हाँ। उनका ऑरा, मतलब दे आर एबल टू मैनेज सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अदर IITs का, क्योंकि सर यहाँ पे रहते रहते अरे बच्चा, भाई यहाँ पे आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज के बच्चे भी हैं, तो उनसे भी सीखता बहुत से जो मतलब नॉन टेक्निकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो थोड़े से राउडी भी होते हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो हम लोग सब उनको झेलते रहते हैं। उसी में कुछ चीज़ें तराशी जाती हैं। हाँ। सर एक चीज़ कहूँगा, एक लाइन सुनाता हूँ कि कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, खुले मेरे पलकों के पर धीरे धीरे, जहाँ सब पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। सर एक बार उद्घोष हो जाए, नमः पार्वती पते, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।